वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। देखिए ये हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर आज 3 करेंगे। ये सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पैट एग्ज़ाम होना है 20 तारीख को 20 अगस्त को, ये उसके लिए ये सारे सेट हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 2 सेट कर लिए हैं, आज हम लोग तीसरा सेट करेंगे। देखिए ये सारे टेस्ट जो है ये घटना चक्र की जो बुक आई है ये वो बुक है, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर है यहाँ पर। इससे पहले कि हम लोगों ने रुक्मणी का भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दिया है। रुक्मणी के भी करीब 2 अपलोड हो चुके हैं। रुक्मणी के बुक में करीब 30 सेट देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो ये सारे आप लोगों को 15 तारीख तक देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग रुक्मणी के भी लगाइएगा। और ये घटना चक्र के हैं, घटना चक्र की बुक में जो है कितने हैं, तो करीब आप लोगों को घटना चक्र की बुक में 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। 2 हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं, आज हम लोग इसका तीसरा देखेंगे। इसको भी हम 15 तारीख तक पूरा अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज तीसरा सेट। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लास्ट में लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी फ़िलहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी दोहित्र किसे कहते हैं। तो लक्ष्मी दोहित्र किसे कहते हैं, तो देखिए ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है समुद्रगुप्त का, उसमें जो है समुद्रगुप्त को लक्ष्मी दोहित्र कहा गया है। ठीक है, बर्तनिष्ठ रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना देखिए जैसा कि सबको पता है, रामकृष्ण जो है ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो इन्होंने ही गुरु के पश्चात जो है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब, 1897 ईस्वी में। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। तो देखिए अमर राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है इसके रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो है वंदे मातरम के रचयिता है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत भी अपना वंदे मातरम ही है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। तो देखिए कौन सी नहीं है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ठीक है, हरिजन ये भी महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। द हॉली फैमिली, तो ये महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई, ये आप लोग याद रखिएगा। हिंद स्वराज ये भी महात्मा गांधी की ही रचना है। ठीक है, द हॉली फैमिली रचना किसकी है, तो ये कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, कार्ल मार्क्स, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रभुत्व सत्ता किस वर्ष में प्राप्त की। तो ब्रिटिश क्राउन ने देखिए जब 1857 का विरोध हो गया था अपने इंडिया में, तो उसके पश्चात जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीन करके ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रभुत्व में स्थापित कर लिया था, मतलब अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था ब्रिटिश कंपनी को हटा करके। तो ये 1857 के बाद 1858 का एक्ट आया था, तो इसी के द्वारा ऐसा किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय कौन थे, याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो कौन थे, वो कौन थी, तो गार्गी थी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था। तो देखिए ऑप्शन है इसमें 1627, तो 1627 में शिवाजी का जन्म ही हुआ था। ठीक है, जाहिर सी बात है जन्म के समय राज्याभिषेक नहीं होगा, राज्याभिषेक हुआ था उनका 1674 ईस्वी में। ये आप लोग याद रखिएगा, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में, जब उनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया था तो उसके पश्चात किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो तुलुवंश, संगम वंश, सुलु वंश या फिर देवराय वंश। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है संगम वंश के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। सन 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंशी 2 भाइयों ने की थी, हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने सन 1336 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो कितनी बार, उसने 17 बार आक्रमण किया, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इंडियन सोशल सर्वेंट। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो अपनी जो गंगा नदी है, अपने भारत में गंगा नदी बोलते हैं, जब वो बांग्लादेश में पहुँचती है तो उसको पद्मा के नाम से पुकारते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये असम में पड़ता है। ठीक है, और ये एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। वन हॉर्न वो गेंडा के लिए, इसके देखिए एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, राइनोस के लिए फेमस है। बढ़ते नेक्स्ट है पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो देखिए पाक जल संधि जो है भारत पाकिस्तान, तो गलती से ये मत लगा दीजिएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है,
ये नीचे हिंद महासागर में पड़ती है पाक जल संधि, तो ये वहीं पर स्थित है। बढ़ते नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी, तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगत्जे नदी है। ये कहाँ पे पड़ती है? ये चाइना में पड़ती है, ठीक है। और नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नील नदी ये अफ्रीका में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में। और अमेजन नदी जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो देखिए सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र का तारा है, शुक्र ग्रह। इसी को भोर का तारा, सायं का तारा, सब शुक्र ग्रह को ही बोलते हैं, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ही है। और अगर पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा, तो बुध है, उसके पश्चात शुक्र है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। सूर्य मान लीजिए, उसके सबसे नज़दीक बुध है, उसके पश्चात शुक्र है, फिर कौन सा? पृथ्वी है, फिर मंगल है, उसके पश्चात बृहस्पति है, फिर उसके बाद शनि है, उसके पश्चात यूरेनियम एवं नेपच्यून उसके पश्चात है, ठीक है। ये सब लाइन से है नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना 1961-62, तो यही गलत है। 1961 से 66 तक जो तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। देखिए पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुई थी, तो देखिए 1951 से 56 तक पहली चली, फिर उसके बाद 56 से लेकर 61 तक दूसरी चली, फिर 61 से लेकर 66 तक तीसरी चली। तो जाहिर सी बात है कि ये समय तीसरी चल रही थी, ना कि 5वीं, तो यही गलत है। बाकी ये सारे सुमेलित हैं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत की काली मिट्टी। देखिए योजना आयोग अब वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग की जगह अब क्या आ गया है? नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को हुई थी, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो PM होते हैं अध्यक्ष उसके, ठीक है, प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष राजीव कुमार वर्तमान में। नेक्स्ट है, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए प्रमुख मतलब बहुत उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है? भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है, किसके लिए? तो कपास के लिए। ये काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जो है शशिकांत दास हैं, ठीक है। इससे पहले कौन थे? उर्जित पटेल थे, ठीक है। उर्जित पटेल से पहले कौन थे? तो रघुराम राजन थे, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, GST क्या है? तो GST एक जो है बहुत सारे अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक मतलब बड़ा अप्रत्यक्ष कर बनाया गया है, बृहत अप्रत्यक्ष कर, तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, श्रम विभाजन की अवधारणा का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए श्रम विभाजन की अवधारणा का विभाजन का अवधारणा जो स्मिथ के द्वारा इसका समर्थन किया गया था, ठीक है, एडम स्मिथ, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सत्ता का केंद्रीकरण, ये गलत है। सत्ता का एकीकरण, ये भी गलत है। सत्ता के विकेंद्रीकरण, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। पंचायती राज जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कोलेजियम नामक एक संस्था होती है, जो न्यायाधीशों से मिलकर ही बनती है, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? कोरम, तो कोरम कितना होना चाहिए? 110 होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा में हो या फिर राज्य विधानसभाएँ जितनी हैं उन सब में भी कोरम 110 ही लगता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो देखिए ये जो है आयरलैंड से ली गई है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। US से क्या लिया गया था? तो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य वगैरह ये सब कहाँ से लिए गए? तो US से लिए गए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जो है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए रजनी मीन्स रात्रि होती है, विभावरी मीन्स भी होती है, निशी मीन्स भी होती है, समीर मीन्स नहीं होती, समीर मीन्स वायु होती है, ठीक है, हवा। बढ़ते नेक्स्ट है, सॉरी यहाँ पर इधर थोड़ा छूट गया है, पहले ये कर लेते हैं। संविधान की उद्देशिका का संविधान कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? यानी कि प्रस्तावना का संशोधन अभी तक कितनी बार हुआ है? तो अभी तक मात्र एक बार हुआ है, ठीक है, प्रस्तावना का संशोधन, जिसमें जो कि किसमें हुआ था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, तो ये तीनों वर्ड जोड़े गए थे, तभी इसमें एक बार ही संशोधन अभी तक हुआ है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उद्देश्य का प्रस्ताव सबसे किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले संविधान सभा में उद्देशिका का प्रस्ताव पेश किया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कब पेश किया था? तो वो करीब 9 दिसंबर को पेश किया था, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो देखिए ये सभी जितने भी 7 रंग होते हैं, बिग ब्योर में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, ठीक है, बिग ब्योर, तो ये 7 रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस इसमें जो नहीं है वो पहचानना है। तो कौन सा नहीं है इसमें, देखिए स्कैनर होता है और जॉयस्टिक्स होता है और प्लाटर, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल 3। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम क्लोराइड, ये गलत है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये भी गलत है। ठीक है। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ये भी गलत है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो इसमें क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो ये तो खाने का सोडा होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट होगा इसका। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो देखिए सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, लीवर होता है। ठीक है। ये करीब 1.5 kg का होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है मनुष्य के रक्तचाप समानता कितना होता है। तो देखिए सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी पूछा गया है। तो इसमें ये कितना होता है, 120 से लेकर 80 तक होता है। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, एक धनात्मक संख्या में 4 कम करने पर वह उसके विकर्णानुपात के 21 गुना के बराबर हो जाती है। मान लीजिए कोई संख्या x है। ठीक है। संख्या से अब इसमें एक धनात्मक संख्या x है, अगर इससे 4 कम करने पर वह संख्या कितनी हो जाती है, उसके व्युत्क्रमानुपाती के, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती कितना हो जाएगा, 1/x का 21 गुना हो जाता है, इसका 21 गुना। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसी को आप लोग सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से आप लोगों के लिए संख्या निकल के आ जाएगी। एक क्वेश्चन बना दिया हमने, आप लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो संख्या निकल के आएगी आप लोगों की 7 आएगी। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, एक भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रमण के 4 गुना का योग कितना है, 13/3 है। तो वह भिन्न कौन सी है, इसमें भी वही सेम करना है। एक भिन्न और उस भिन्न के भिन्न मान लीजिए आप लोग कितनी है, 1/x है। ठीक है। सॉरी यहाँ पर x मान लीजिए आप लोग, सीधा भिन्न मानिए x है। तो उस भिन्न का व्युत्क्रमण कितना हो जाएगा, व्युत्क्रमण हो जाएगा 1/x। ठीक है। इसके 4 गुना का योग कितना हो जाएगा, एक भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रमण का 4 गुना का योग जो है कितना हो जाएगा, 13/3। ठीक है। ये यहाँ पर प्लस का निशान लग जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर योग पूछा जा रहा है, भिन्न और उसका व्युत्क्रमण का 4 गुने का योग। ठीक है। अब इसको आप लोगों को एक क्वेश्चन बन जाएगा, x + 4/x, ठीक है, इक्वल 13/3। तो अब इससे आप लोग x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, वही आप लोगों के लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से आप लोग जब x की वैल्यू निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 4/3 आएगा। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, 1008 में से किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है। इसमें कह रहा है किससे, तो देखिए 1008 इसको आप लोग तोड़ लीजिए एलसीएम करके, इसको नॉर्मल फैक्टर से तोड़िए। तो 2 से डिवाइड करिए इसको, यह आ जाएगा कितना, 1008 का आ जाएगा 504। फिर इसको 2 से तोड़िए तो आ जाएगा 252। फिर इसको 2 से तोड़िए, ये कितना आ जाएगा, 126। ठीक है। फिर इसको 2 से तोड़िए, ये कितना आएगा, ये आएगा करीब 6 3 63। इसको 7 से तोड़िए, ठीक है, 9 बार में चला जाएगा। ठीक है, 9। फिर इसको 3 से तोड़िए, 9 को फिर से 3 से तोड़िए। देखिए जो भी वर्ग संख्या होगी वो इन दोनों का जोड़ा ही बनेगा, तभी वर्ग बनेगी। ठीक है। ये वर्ग अभी 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो आप 7 से ही इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये 7 भी हट जाएगा यहाँ से, और ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है। 2 के जोड़े में होगा जो, तभी वर्ग बन पाएगा, और जो सिंगल होगा उससे वर्ग बनता नहीं है। तो इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो जो भी संख्या बचेगी वो पूर्ण वर्ग ही बचेगी। अब देख लेते हैं यहाँ पर, अगर आप लोग यहाँ से, अगर आप लोगों को प्रूव करना है तो 7 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 एकम 7 बचेगा 3, तो कितना हो जाएगा, 7 चौको 28 बचेगा 2, फिर 7 चौको 28। तो ये हुआ, ये किसका वर्ग है, ये 12 का वर्ग है। तो देखिए यहाँ पर 7 को यहाँ पर घटाएंगे। ठीक है। 7 से भाग देंगे, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 7। बढ़ते नेक्स्ट है, संख्या a 50%, दूसरी संख्या b, मतलब संख्या a का 50%, तो दूसरी संख्या b में जोड़ने पर b जो है 25% बढ़ जाती है। तो a और b का अनुपात क्या होगा। ठीक है। तो देखिए जो संख्या का 50% है वो b का जो है 25% के बराबर है, तो इनका अनुपात कितना होगा, यहीं से आप लोग देख लीजिए, b के 25% के ही बराबर होगा। ठीक। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। ठीक है। इसका आंसर, मान लीजिए कोई, अगर किसी चीज़ का 25, अगर कोई मतलब संख्या का 100 है मान लीजिए a, तो इसका 50% कितना होगा, 50 होगा, और वो b के 25% के ही बराबर है। अगर b के 25% तो b का 100% कितना निकल कर आ जाएगा, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे, b का 100% आएगा 200। ठीक है। इसका 100% आएगा 100, तो 100:200 जब करेंगे तो इसको काट देंगे, तो 1:2 ही आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है,
14 बच्चों का औसत वजन 22 kg है। यदि एक अध्यापक भी इसमें से मिला लिया जाता है तो औसत वजन जो है 23 kg हो जाता है। अध्यापक का वजन निकालना है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होता है, इसको आप लोग कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके भी इसको कर सकते हैं, या फिर जैसा जैसा आप लोगों को अगर कहीं आप लोगों ने पढ़ रखा हो तो उससे भी आप लोग मेथड लगा के कर सकते हैं। आजकल तो एक से एक शॉर्ट ट्रिक आती हैं, ठीक है, सब लोग बताते हैं। आप ये उससे भी कर सकते हैं या फिर आप जनरल फार्मूले से भी कर सकते हैं, जनरल तरीके से। देखिए 14 से 22 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, कैरी लगा दो, 14 दूनी 28 दो 30, 308। फिर अब आप लोग ये 23 को 14, अब जब एक बढ़ गया यानी कि अब 15 हो गए, अध्यापक भी बढ़ गया, 15 लोगों का वजन कितना हो गया, 23 kg। अब इसमें 15 का डिवाइड कर दीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 3 45, 15 3 45, कैरी लगा 4, 15 दूनी 30, 4 34। तो इसको अब जब आप लोग जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 3, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 345 से आप लोगों को 308 घटाना है, ठीक है। जब इसको आप लोग घटाएंगे तो ये करीब बचेगा आप लोगों के पास 37 बचेगा, ठीक है, 37। तो आयु कितनी आ जाएगी, 37 kg की, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। अब यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा सा हिंदी है यहाँ पर रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो समीर है, ये पहले हम आप लोगों को बता दिया है। मूक का विलोम क्या होता है, मूक मीन्स कम बोलने वाला, वाचाल मीन्स अधिक बोलने वाला, ठीक है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा मूक का। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो देखिए यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, तो यह नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है, या वगैरह यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, तो ये भी गलत है, देश में निराशा छा गई ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, देश में निराशा छा गई। नेक्स्ट है, भाई ने भाई से सलाह की, भाई ने भाई को सलाह दी होगा, भाई ने सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसमें हो जाएगा भाई ने भाई को सलाह दी, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, नीचे वाला इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें, तो इसका यही वाला बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य ही चुनना है यहाँ पर, तो डी वाला ही बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, एक सेकेंड, इसमें डी वाला भी आप लोग याद रखिएगा, इसका यही वाला शुद्ध लिखा है, ठीक है। इसमें देखिए भाई ने भाई को सलाह दी होगा यहाँ पर, ठीक है, भाई ने भाई के साथ सलाह की नहीं, भाई ने भाई को सलाह दी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, वैदेही बनवास किसकी रचना है, तो देखिए वैदेही बनवास, एक सेकेंड, वैदेही बनवास किसकी रचना है, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी रचना है वैदेही बनवास। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग कौन सा है, तो देखिए नदी स्त्रीलिंग होता है, इलायची भी स्त्रीलिंग है, प्यास भी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग जो है पानी है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश का पैसेज है, आप लोग इस पैसेज को बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इंग्लिश को आप ही लोगों को बनाना है, ठीक है। इसका आंसर हम आप लोगों को अभी बता देंगे, पैसेज का दोनों का आंसर क्या होगा। देखिए 41 नंबर और 42 नंबर, देखिए इनका आंसर आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इनको आप स्वतः से बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए इसका आंसर आएगा ए और इसका आंसर सी आएगा, ठीक है। अगर आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग छोटा कर दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर इसको बनाने की कोशिश करिए। इसका आंसर जो है ए आएगा 41 का और 42 का सी आएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट टाइम, अब नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक बनना है 43 नंबर में। 43 नंबर में से फिल इन द ब्लैंक क्या आएगा, तो इसमें जो है क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे कमिट आ जाएगा, ठीक, कमिट करना, सी कमिटेड ए हेनियस क्राइम, ठीक है, यानी कि वो एक बहुत ही मतलब गंभीर क्राइम से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कमिटेड आ जाएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए बेस्ट एक्सप्रेशन यहाँ पर पहचानना है, यानी कि एडमोनिक्स का बेस्ट एक्सप्रेशन, यानी कि आप लोगों को पर्याय इसका बताना है सिनोनिम से एक तरीके से, ठीक है। तो देखिए एडमोनिक्स मीन्स क्या होता है, डांटना या फिर धिक्कारना या फिर झगड़ मतलब कि उसको सावधान करना। तो इसका पर्याय क्या हो जाएगा, इसका पर्याय हो जाएगा चाइड हो जाएगा। चाइड मीन्स भी डांटना और फटकारना ही होता है या फिर उसको सावधान करना, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट यहाँ पर देखिए
अट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, देखिए अट्रैक्ट मीन्स आकृष्ट करना या फिर आकर्षित करना किसी को। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका विलोम लिखना है, अपोजिट। तो अट्रैक्ट मीन्स किसी को आकर्षित करना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। रिपेल मीन्स किसी को मतलब विरोध करना या फिर किसी से दूर हटना, ठीक है, रिपेल। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को क्रम लगाना है, यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाज़ार जाएंगे, बाज़ार जाके सब्ज़ी खरीदेंगे, सब्ज़ी देखेंगे, फिर उसके बाद उसको खरीदेंगे, फिर उसके बाद उसको पकाएंगे, पकाए के बाद उसको भोजन तैयार हो जाएगा। तो 3 4 1 5 2, देखिए 3 4 1 5 2, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सेमिनार के लिए परिवहन का कुल खर्च 9 लाख रुपए है और छात्रों की मेजबानी पर जो है 15,000 रुपये प्रति छात्र की लागत आई है, तो सभी छात्रों की मेजबानी पर हुई लागत और परिवहन पर हुए व्यय का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए मेजबानी पर लागत कितनी आई है, तो 15,000 रुपये प्रति छात्र आई है। ठीक है, 15,000 और छात्र कितने, 90। ठीक है, और किसका अनुपात निकालना है, परिवहन की लागत। परिवहन की लागत टोटल कितनी है, 9 लाख। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, 5 जीरो आएंगे 9 लाख में। अब देखिए 4 जीरो ये खत्म, 1 जीरो ये, 3 ये, 4 खत्म। अब इधर बचा, देखिए 15 से इसको काट दिए, 15 छक्का 90, और फिर इसको 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, तो 3:2 आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी। बढ़ते नेक्स्ट है, देश सी को दर्शाने वाले क्षेत्र का कोणीय माप कितना है। देखिए सी कहाँ है, सी ए। ठीक है, 15 है, और एक यहाँ पर एक स्टूडेंट बराबर कितनी डिग्री आई है, 4 डिग्री आई है, तो 15 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 60 डिग्री आ जाएगा इसका राइट आंसर, डी आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आरेख को आप लोगों को देखना है। ठीक, तो दिया गया है आरेख में 5 वित्त वर्ष दिए गए हैं यहाँ पर, 2013 से लेकर 2018 के दौरान। ठीक है, कंपनी द्वारा निर्मित किसी वस्तु के आयात और निर्यात को दर्शाता है। देखिए ये सब आयात, ये जो ब्लैक वाला है वो निर्यात को दर्शाता है, और जो वाइट वाला है वो आयात को दर्शाता है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन है कि यदि 5 वित्त वर्षों के दौरान कुल आयात और कुल निर्यात का औसत क्या है। 5 वित्त वर्षों के दौरान कुल आयात और कुल निर्यात का औसत पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुल आयात और कुल निर्यात का औसत कैसे निकालेंगे आप लोग, पहले यहाँ पर आप लोग आयात को जोड़ लीजिए सारा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आयात को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दीजिए, आयात का औसत आ जाएगा। फिर निर्यात को जोड़ लीजिएगा, निर्यात को जोड़ के फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो निर्यात का औसत आ जाएगा। फिर जो आए औसत, दोनों का औसत जोड़ के, ठीक है, आयात और निर्यात का औसत जोड़ के उसको आप लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल औसत आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोगों का बी आएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए कि किस वित्त वर्ष में निर्यात और आयात का कुल जोड़ जो है सबसे कम है। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, किसका सबसे कम आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लिए, इन दोनों को जोड़िए, इनको जोड़िए, इनको जोड़िए, इनको जोड़िए, जिसका भी कम आए तो वही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए इसका आंसर क्या आएगा आप लोगों को बता दे रहे हैं हम। जोड़ का सबसे कम होगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2013 और 14 आएगा। ठीक है, आप लोग जोड़ के कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 2013 और 14। यहाँ पर देखिए स्क्रीन थोड़ा ज़्यादा इतनी बड़ी नहीं है, तो जितना हो पाएगा अगर छोटे क्वेश्चन हम उन्हीं को यहाँ पे बता पाएंगे, बाकी आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता देंगे। ठीक है, उसी हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 2013 और 14 और 15 और 16 और 17 और 18 के दौरान कुल आयात का कुल निर्यात से क्या अनुपात है। देख लीजिए 13 से 14, 13 14 15 16 17 18, 13 14 15 16 17 18, ये 3 वर्ष निकालने हैं। तो यहाँ पर कुल आयात का कुल निर्यात से क्या प्रतिशत है, यहाँ पर पहले यहाँ पर आयात को जोड़ लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर निर्यात को जोड़ के उसका परसेंटेज निकालना है आप लोगों को। ठीक है, करना क्या है, मान लीजिए जब सब पूरा आयात आप लोगों को जुड़ जाए तो कुल आयात का कुल निर्यात से, तो आयात को ऊपर रखिएगा। ठीक है, जो भी जोड़ के आए, और निर्यात को, जो तीनों निर्यात आए, तीनों निर्यात को नीचे रखिएगा, इनटू 100 कर दीजिएगा, तो आंसर निकल के आप लोगों का, सॉरी यहाँ पर परसेंट क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। ठीक है, तो आयात, टोटल आयात यहाँ पे लिख लीजिए, अनुपात है टोटल निर्यात। ठीक है, जो कटे वैल्यू वो काट दीजिएगा,
यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा आप लोगों का। इसका 88 नंबर का आप लोगों का जो है आंसर आएगा, सी नंबर निकल के आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, सॉरी ए नंबर आएगा। बढ़ते नेक्स्ट यहाँ पर। नेक्स्ट है, किस वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आयात और निर्यात के कुल जोड़ में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक हुई है? कुल जोड़ यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के सबको जोड़ लेना है आप लोगों को, फिर इसमें ये देखना है कि किस में प्रतिशत वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई है। ठीक है, 2014 से 2015 के बीच या फिर 15 से 16 के बीच। ठीक है, तो हर एक परसेंटेज वृद्धि अब निकालने, कैसे निकालेंगे, मान लीजिए 2013-14 का और 14-15 से कंपेरिजन करके निकालना है। तो आप लोग इसका वैल्यू सबसे ऊपर रखिएगा। ठीक है, जोड़ के यहाँ पर 2014-15 की वैल्यू ऊपर रखिएगा। उसके पश्चात इसके अपेक्षा निकालनी है तो 2013 और 14 की वैल्यू नीचे रखिएगा, इंटू 100 कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको सब में करना है, इसका कंपेरिजन इससे करना है। ठीक है, इसका कंपेरिजन इससे करना है और इसका इससे करना है। तो जब सब लोग सब पूरा निकाल लीजिएगा आप लोग, तो जो सबसे कम हो वही, जो सबसे ज़्यादा हो वही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पूछा गया है। नेक्स्ट है, 5 वित्त वर्षों का औसत निर्यात क्या है? तो औसत निर्यात आप लोग निकाल लेंगे, सारा निर्यात जोड़ के 5 वर्ष का 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, निर्यात निकल आएगा टोटल। ठीक है, इसका टोटल निकलेगा आप लोगों का 1279.60 टन। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट नीचे दी गई तालिका में 6 विभिन्न राज्यों में, ये 6 राज्य हैं। ठीक है, कौन सा? PQRSTU 6 राज्य और उनके द्वारा कुल की गई दूध की बिक्री को दर्शाया गया है। ठीक है, P राज्य में 24% दूध बेचा जाता है, Q राज्य में 10%। ठीक है, और 2 विक्रेता बेचते हैं। देख लीजिए इसमें विक्रेता A द्वारा, यहाँ पर प्रत्येक राज्य में केवल 2 ही विक्रेता A और B बेचते हैं। ठीक है, दूध की कुल बिक्री कितनी है? तो दूध की कुल बिक्री कितनी है? 2 लाख लीटर है। अब आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि दिए गए सभी राज्यों में विक्रेता ए द्वारा की गई दूध की औसत बिक्री क्या है? विक्रेता ए द्वारा की गई दूध की औसत बिक्री यहाँ पर निकालना है। तो देख लीजिए आप लोग इसको कैसे निकालेंगे। मान लीजिए पी में उसने कितना, पी में 24% दूध बेचा गया है। ठीक है, उसमें से 24% में 65% ए ने बेचा है और बचा कितना, 35% किसने बेचा होगा? तो बी ने बेचा होगा। जो कोई यहाँ पे डेटा नहीं लिखा है, इसको आप लोगों को अपने आप कैलकुलेट करके निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये टोटल आप जोड़ेंगे तो पूरा 100% निकल के आएगा। 100% बराबर कितना दिया है? 2 लाख लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, तो 1% बराबर 2000 लीटर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना परसेंट दूध बेचा जा रहा है? 24%। 24 गुणे 2000। ठीक है, परसेंट की जगह यहाँ पर 2000 लिख देंगे। और कितनी वैल्यू? 65% बेचा जा रहा है ए के द्वारा। ठीक है, पी राज्य में यहाँ पर निकाल लेंगे, टोटल निकल आएगी 65/100 करके। तो इसकी जो भी वैल्यू निकलेगी, इसी तरह आप लोगों को सबकी वैल्यू निकालनी है। जब सबकी वैल्यू निकाल लेंगे तो जो वैल्यू आएगी सबको जोड़ के, कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं, सभी को जोड़ के 6 से डिवाइड कर देंगे, तब उसका आंसर निकल के आएगा। काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है, आप लोग इसको आराम से करिएगा, हो जाएगा। ठीक है, हमने बता दिया आप लोगों को निकालने का, एक का कॉन्सेप्ट बता दिया, बाकी सबका निकाल लीजिए। ठीक है, इसी तरह इसमें आप लोग क्या करेंगे, 10 गुणे 2000, चूँकि 1% बराबर 2000 है, तो 10% बराबर 10 गुणे 2000 और इसका 80% निकाल लीजिएगा। ठीक है, 80%, इसका जो बराबर वैल्यू आए वो क्यू राज्य में ए द्वारा बेची गई दूध की मात्रा हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर ये क्वेश्चन निकाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 91 का, इसका आंसर 16000 आएगा। सॉरी, यहाँ पर 91 का आंसर 16000 नहीं आएगा, इसका काफ़ी लंबा कैलकुलेशन है, आप लोग करिएगा। ए नंबर इसका ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्य पी तथा क्यू में विक्रेता बी द्वारा की गई दूध की बिक्री तथा राज्य आर तथा टी में विक्रेता ए द्वारा की गई दूध की बिक्री का क्रमशः अनुपात क्या है? तो देखिए बिक्री कैसे निकालेंगे, बिक्री अभी हमने बता दिया। ठीक है, दोनों सबकी बिक्री आप लोगों को निकाल लेनी है। पहले क्यू तथा आर की बिक्री, पी तथा क्यू की बिक्री निकाल लेनी है, बी द्वारा बेची गई बिक्री। ठीक है, अब देखिए पी में राज्य में कितना दूध बेचा जा रहा है? 24%। 24 गुणे 2000 हो जाएगा। अब बी का निकालना है, तो बी द्वारा कितना परसेंट बेचा जा रहा है? ए द्वारा 65, तो बी द्वारा कितना बेचा जा रहा होगा? 35%। तो ये बी की निकल आएगी पी राज्य में, और इसी तरह बी के निकालना है क्यू राज्य में। ठीक है, जब इसको आप लोग सब निकाल लीजिएगा, दोनों को जोड़ लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आर और टी में ए द्वारा की गई दूध की बिक्री निकाल लीजिएगा, दोनों को अनुपात में कर दीजिएगा। ठीक है, आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आप लोगों का
104 अनुपात 217 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य QTS को मिलाकर हुई दूध की औसत बिक्री द्वारा बनाया जाने वाला केंद्रीय कोण क्या होगा। अब देखिए केंद्रीय कोण क्या होगा, QT और S, QT और S ये तीन है, इनकी औसत बिक्री क्या होगा, कोण यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है देख लीजिए, ये हो रहा है 10, इस राज्य में 10, 10 13 23 और 23 और 22 45, टोटल 45% बेचा जा रहा है। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी निकल के, 100% की वैल्यू 360 हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 6.3। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर दीजिएगा, 65 गुणे 3.6, इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोगों के लिए कोण निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोण कितना निकल के आएगा यहाँ पर, जब इसका आप लोग गुणा करेंगे तो 54% निकल के, 54 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। एक सेकंड, सवाल कहाँ गया, ये 54 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए, राज्य टी में विक्रेता बी द्वारा की गई दूध की बिक्री, राज्य टी में विक्रेता बी द्वारा की गई दूध की बिक्री तथा राज्य आर और एस में मिलाकर हुई दूध की कुल बिक्री का अंतर क्या है। तो यहाँ पर बिक्री आप लोगों को निकालना है, बिक्री निकालना हमने आप लोगों को बता दिया, उसका आप लोग अंतर निकाल लीजिएगा। ठीक है, सब में बिक्री ही निकालना है, तो ये ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों को बस कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी इसमें बस। ठीक है, राज्य आर में विक्रेता ए द्वारा की गई दूध की बिक्री तथा समान राज्य में विक्रेता बी द्वारा की गई दूध की बिक्री में अंतर क्या है। देखिए राज्य आर में पूछा गया है, दोनों के बिक्री में अंतर क्या है। राज्य आर में देख लीजिए, ये कितना परसेंट दूध बिक रहा है, 17%, तो 17 गुणे 1% की वैल्यू 2000 है, तो 17 गुणे 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के देखो 50-50% बेच रहे हैं दोनों दूध, तो जो भी वैल्यू निकलेगी, अगर मान लीजिए 50-50% बेच रहे हैं तो जब उनको माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि दोनों समान मात्रा में दूध बेच रहे हैं ना, तो इसमें जीरो आएगा आप लोगों का। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड